हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। तो आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th लेसन नंबर और वो लेसन है हमारा मानव तंत्र। अब मानव तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि तंत्र क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो पूरा शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका को ही शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। हमारा शरीर जो होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और इन्हीं उत्तकों से मिलकर हमारे अंग बनते हैं। अंग और यही अंग मिलकर अंग तंत्र यानी मानव के शरीर में जो विभिन्न तंत्र पाए जाते हैं उनका निर्माण करते हैं और इन अंग तंत्रों से ही हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और इन अंग तंत्रों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इस लेसन 2 में हम विभिन्न मानव तंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पाचन तंत्र के बारे में कुछ मैटर पहले से ही रेडी कर लिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। लेसन 2 है मानव तंत्र और मानव तंत्र में हम फर्स्ट तंत्र पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है, जैसे कि हम सभी को पता है हम दिन भर काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। लेकिन सिर्फ खाना खाना ही काफ़ी नहीं होता है, खाने का सही तरीके से पाचन भी होना चाहिए। तो इस खाने के पाचन में सहायक होता है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जीवों के शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा उपापचयी क्रियाएं जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उनको भी नियमित रख पाते हैं पाचन तंत्र की सहायता से। अब जो मानव पाचन तंत्र होता है उसमें मानव पाचन तंत्र से संबंधित अंग व ग्रंथियाँ, ये तो हो गई संरचना मानव पाचन तंत्र की। और सेकेंड आती है मानव पाचन तंत्र की कार्य की या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब जो पाचन तंत्र से संबंधित अंग व ग्रंथियाँ होती हैं उनको फिर से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो इसके जो भाग होते हैं पाचन तंत्र के, जैसे गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब भाग होते हैं। और जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे यकृत वगैरह, ये सब जो ग्लैंड्स होती है ये आती है इसमें। अब जो फिजियोलॉजी होती है उसमें आता है अंतःग्रहण, मतलब भोजन को अंदर लेना, उसका पाचन, उसका अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। अब आहार तंत्र के विभिन्न आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है मुख गुहा यानी ओरल कैविटी। इसमें जो आते हैं दांत आते हैं, हमारे टीथ आते हैं और जीवा यानी टंग आती है। सेकेंड ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसनी आती है इसके बाद आती है ग्रास नली, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है और इसोफ्रेगस भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है अमाशय या स्टोमच। इसके बाद आती है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद आती है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब हम सबसे पहले आहार तंत्र जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसको एक डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि बाद की चीज़ें जो हम समझें उसे बहुत आसानी से समझ सकें। सबसे पहले यहाँ आता है हमारा मुख। मुख के अंदर टीथ पाए जाते हैं और टंग। इसके बाद का भाग आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है यह श्वसन पथ इसोफ्रेगस के यहाँ पे बीच में पाई जाती है। फेरिंग्स में जो होता है जब हम खाना खाते हैं तो फेरिंग्स के यहाँ खाना जो है 3 तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। या तो वो श्वसन पथ में, जैसे हम देखते हैं बहुत सी बार हम खाना खाते टाइम उलझ जाते हैं, तब होता है जब हमारा जो भोजन है वह श्वसन पथ में चला जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो फेरिंग्स के बाद आता है इसोफ्रेगस। अब जो जैसे ग्रसनी होती है तो यहाँ से श्वसन पथ पे रोकने से जाने के लिए
यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है ताकि जो भोजन है वह श्वसन पथ में ना जाए। अब ग्रसनी के बाद आती है इसोफ्रेगस, इसके बाद आता है स्टोमच यानी अमाशय। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग हम डेडुनम, जीजुनम और इलियम, ये पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन और उसके लास्ट में आता है एनस। ये जो होता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जिसे हम देखते हैं यहाँ पे लीवर होता है, एक ग्रंथि होती है जिससे पाचक रस बनते हैं और गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय यहाँ पाया जाता है। तो ये जो होता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बाद आते हैं आहार नाल के विभिन्न भाग। इसमें फर्स्ट आता है मुखगुहा या ओरल कैविटी। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है ट्विथ, इसमें आता है द्विबार दंती, क्योंकि हम सबको पता है कि जो दांत होते हैं हमारी पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए ये द्विबार दंती होते हैं। विषम दंती, क्योंकि दांत जो हमको सबको पता है ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसीलिए इसको विषम दंती कहते हैं। हेटेरोडोंट और इसको डाइफोडोंट और ओष्ठदंती भी इसे कहा जाता है। अब द्विबार दंती, एक तो मिल्क टीथ आते हैं और एक परमानेंट टीथ आते हैं। 6 माह से प्रारंभ होते हैं और लगभग 12 से 14 वर्ष तक रहते हैं, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। अब ये संख्या में कितने होते हैं, तो जो ये संख्या होती है इनकी संख्या कुल 20 होती है हमारे शरीर में। अब ये होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो इंसाइजर होते हैं वो बच्चों में 2 होते हैं, कैनाइन 1, प्रीमोलर एब्सेंट होता है बच्चों में। ध्यान रखना जो ऐसा कौन सा टीथ है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रीमोलर। और मोलर होते हैं 2। अब आते हैं परमानेंट टीथ। 5 से 6 वर्ष के प्रारंभ होकर 27 वर्ष तक आयु तक पूर्ण आ जाते हैं। ये जो संख्या में 32 होते हैं। ये भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो इंसाइजर होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। इसी प्रकार से कैनाइन 1 होता है। प्रीमोलर जो बच्चों में एब्सेंट होते हैं उनकी संख्या वयस्कों में 2 पाई जाती है। और उसके बाद आते हैं मोलर, तो ये 3। तो जो अगर आ जाएगी दंत सूत्र तो 21-23 जो होता है हम दंत सूत्र होता है, और बच्चों में आ जाए तो 21-02 ये जो होता है बच्चों में दंत सूत्र। अब इसके आगे देखते हैं हम दांत की संरचना। तो जैसे ये जो होता है इसका ऊपर का पार्ट जो होता है ये हमें बाहर दिखाई देता है। अब शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर पाया जाता है। ये यहाँ दांतों, ये इनेमल के जो नीचे होती है वो डेंटिंग की परत पाई जाती है और इस ऊपर वाले पूरे पार्ट को क्राउन कहा जाता है। इसके बाद नीचे जो होती है जड़ होती है और नीचे का जो ये पार्ट होता है जो दांतों में जो धंसा रहता है उसे पल्प कहा जाता है। अब इंसाइजर, तो हमारे जो आगे के जो फ्रंट के 2 दांत होते हैं जो हम देखते हैं चूहे वगैरह में, इनमें ज़्यादा विकसित होते हैं। ये काटने और कुतरने के काम आते हैं, काटने व कुतरने के काम आते हैं। इसके बाद आते हैं कैनाइन, ये जो बीच के 2 दांत होते हैं उसके बाद कुछ तीखे दांत पाए जाते हैं। ये जो होते हैं चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, चीरने व फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर और मोलर, तो इन दोनों, ये जो दोनों ही दांत होते हैं, दोनों प्रकार के दांत, वह चबाने के काम आते हैं। ये जो होते हैं चबाने के काम आते हैं। इसके बाद आती है जिह्वा या टंग। ये जो होती है पेशियों से निर्मित संरचना होती है। अब जीवा क्या काम आती है? टंग, भोजन का स्वाद पता लगाने में हम सबको पता है कि जीभ काम आती है। भोजन की गति में भी सहायक होती है, ये निगलने में, बोलने में, और भोजन जो होती है, जो लार का स्त्रवण होता है, उसे अच्छी तरह से भोजन में मिलाने में भी जीभ काम आती है। जीभ पर कुछ स्वाद पेपिलाएं पाई जाती है जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहा जाता है, और इसी से हमें टेस्ट का पता चलता है। तो और जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं? तो स्वर को नियंत्रित करना। इसके अलावा जो होती है जीभ दांतों की सफाई करने का एक प्राकृतिक माध्यम होता है। जीभ से दांतों की सफाई भी की जाती है। और जो जीभ की लंबाई होती है यह लगभग 10 सेंटीमीटर होती है या लगभग 4 इंच होती है। इसके बाद पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट आता है ग्रसनी या फेरिंग्स। मुख गुहा के अंतिम सिरे पर भोजन व श्वसन पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा था
जो ये मुख-गुहा होता है इसके अंतिम सिरे पर ये जो श्वसन पथ और भोजन पथ जो है आहार नाल, यह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जो होता है जंक्शन बिंदु, इन दोनों का जंक्शन बिंदु को ही फेरिंग्स या ग्रसनी कहा जाता है। अब इसका जो ऊपरी भाग होता है वह यूवुला होता है, जो भोजन निकलते समय आंतरिक नासा छिद्र जो इंटरनल नेजर से उनको बंद कर देता है। अब ये जो यहाँ पाया जाता है ये यहाँ पे यूवुला पाया जाता है, ताकि जब भोजन करे तो गलती से भी भोजन ऊपर ना चला जाए, तो इस पथ को बंद कर देता है। निचले हिस्से में जहाँ श्वास नली या ट्रेकिया पाई जाती है, इसके सिरे पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को निगलते समय श्वास नली को बंद कर देता है। जिससे इस जगह पे यह एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को निगलते, जब हम भोजन निकल रहे होते हैं तब ये जो होता है एपिग्लोटिस, यह श्वसन पथ को बंद कर देता है। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है ग्रास नली, या इसे ग्रसिका भी कहा जाता है, इसोफ्रेगस या गुलेट भी कहा जाता है इसे। ग्रसनी का अंतिम भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सिर्फ भोजन को हमारे अमाशय तक पहुंचाना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, लेकिन क्रमानुकुंचन इसमें जो होती है इस प्रकार से कृतियाँ पाई जाती है क्रमानुकुंचन टाइप की, तो जिससे भोजन आगे बढ़ता हुआ हमारे अमाशय तक चला जाता है। अब आता है अमाशय या स्टमच। ये जो होता है जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। इसके 4 भाग होते हैं, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था। ये जो होती है जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसके 4 भाग होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट भाग होता है वह फंडस, इसको शीर्षस्थ भाग भी कहते हैं। जो यहाँ पाया जाता है ये फंडस भाग होता है अमाशय का। ये जो होता है कार्डियक भाग, और ये जो होता है बीच का मेन भाग होता है बॉडी। इसके बाद आता है ये बॉडी पाई जाती है। इसके बाद पाइलोरिक आता है, जो अंतिम सकरा भाग होता है। ये जो होता है पाइलोरिक होता है, अंतिम जो सकरा सा भाग होता है, जिससे जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जुड़ी रहती है। अब स्टमच की दीवारें जो होती है वो मोटे स्तर की बनी होती है, ताकि स्वयं को जठर रस से बचा सके। हम सबको पता है कि जो अमाशय होता है उससे HCl का स्त्राव होता है, और यह जो होता है HCl बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है ये, तो इससे अमाशय की दीवारों को भी हानि हो सकती है। इसलिए जो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही मोटी होती है, श्लेष्मी कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि श्लेष्मा का एक स्तर पाया जाता है, जिससे जो इसकी दीवारें हैं वह सुरक्षित रह सके। अब पाइलोरिक वॉल्व से अर्धपचित भोजन जो होता है, यहाँ से जो अर्धपचित भोजन होता है उसको काइन कहा जाता है, वो छोटी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ जो होता है पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे, जिससे ये जो होता है भोजन छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके बाद आता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 7 मीटर का होता है। इसकी मोटाई बहुत कम होती है और बहुत ही ज़्यादा कुंडलित भाग होता है ये। इसका जो होता है क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूटीनम, जेजुनम और इलियम। ये इसके 3 भाग होते हैं। अब जो इलियम होता है, इलियम के अंतिम भाग पर इलियोसिलिक वॉल्व पाया जाता है, जो अर्धपचित भोजन काइल, जैसे अमाशय का जो अर्धपचित भोजन था उसे काइन कहा गया, वैसे ही जो छोटी आंत का अर्धपचित भोजन होता है, मतलब भोजन का पूर्ण पाचन तो होता नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से जो भोजन निकलता है उसे काइल कहा जाता है। इसको सिक्कम, मतलब बड़ी आंत का जो फर्स्ट भाग है सिक्कम में भेज दिया जाता है। अब आती है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। ये आहार नाल का अंतिम भाग होता है। अब इसकी मोटाई तो अधिक होती है लेकिन लंबाई बहुत ही कम होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। अब जैसे अपेंडिक्स, तो पूर्वजों में सेल्यूलोज के पाचन के लिए पाया जाता था। वैसे वर्तमान में भी हमारे शरीर में अपेंडिक्स पाया जाता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। वह अभी जो है वह एक अवशेषी अंग की तरह होता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनमें यह सेल्यूलोज का पाचन के लिए पाया जाता था। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। अब हमने ये पाचन तंत्र से संबंधित सारे अंग देख लिए। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। आहार नाल में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, इंटरनल पाचन ग्रंथि और एक्सटर्नल पाचन ग्रंथियाँ। जो इंटरनल होती है वे आहार नाल की दीवारों में पाई जाती है,
मतलब आहार नाल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है, जो इंटरनल होती है। और जो एक्सटर्नल पाचन ग्रंथियाँ होती है वे आहार नाल से तो बाहर पाई जाती है, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वह आहार नाल तक पहुंच जाता है। जैसे अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, छोटी आंत में ब्रूनस, श्लेष्म या लिबरकुलर की दरारें पाई जाती। अब एक्सटर्नल के एग्जाम्पल है जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारे आहार नाल में नहीं पाई जाती, आहार नाल से दूर पाई जाती है, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और लीवर और जो पेनक्रियाज है वे भी इसी प्रकार की एक्सटर्नल पाचन ग्रंथियाँ होती है। अब बाह्य पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है लार ग्रंथियाँ, मतलब सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वह 3 होती है। यहाँ पे जैसे ये हमारा मुख है तो यहाँ पे पैरोटिड पाई जाती है, जो हमारे कान के नीचे दोनों तरफ पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। ये जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है ये जो होता है देखो ये पाइप के थ्रू यहाँ से आती है और यहाँ पे अपना सिक्रीशन करती है। इसी टाइप से सब लिंगुअल ग्रंथ पाई जाती है एक, जो यहाँ पाई जाती है हमारी जीभ के नीचे, और ये जो होती है पाइप के थ्रू सिक्रीशन करती है। और सब मैंडिकुलर ग्रंथि जो होती है ये भी ऐसे ही पाइप के थ्रू यहाँ पे सिक्रीशन करती है। अब आता है पैरोटिड लार ग्रंथि, ये कान के पास दोनों तरफ पाई जाती है, उल्टे पिरामिड के आकार की होती है, जैसे ये इस टाइप की होती है पूरी ग्रंथि। इसको बड़ी करके देखें तो इस टाइप की होती है ये ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और इसकी जो नलिका होती है, ये नलिका ये होती है स्टेशन नलिका कि ये सेकेंड मोलर दांत जो होता है उसके पास इसका स्त्रवण होता है। इसके बाद आती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये जो होती है जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है। लैटिन भाषा में जीभ को लिंगवा कहा जाता है और जीभ के नीचे मतलब सबलिंगुअल, इसी कारण इस ग्रंथि का नाम सबलिंगुअल नाम पड़ा। और ये जो होती है इसकी जो नलिका होती है, मतलब ये जो होती है इसको रिविनस की नलिका द्वारा ये स्त्रावित की जाती है। इसका जो सिक्रीशन होता है वह इसके द्वारा होता है। इसके बाद आता है सब मैंडिकुलर, ये जो हमारी मैंडिकुलर बोन होती है जबड़े में वहाँ पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सब मैंडिकुलर है। निचले जबड़े की अस्थि के नीचे पाई जाती है ये, मैंडिबल के नीचे। और इसकी जो नलिका होती है होस्टर्न नलिका होती है, जिसके द्वारा लार को जीभ के पार्श्व भाग में स्रावित कर देती है। इसके बाद आती है ग्रंथि यकृत, उदर के दाएं भाग में पाई जाती है। अब इसमें कुफ्फुर सेल्स पाई जाती है यकृत में, जो एंटीजन वो रोगजनकों का भक्षण करती है। इसमें हिपेटोसाइट सेल्स भी पाई जाती है। और जो कुफ्फुर सेल और जो ग्लिनसन्स कैप्सूल होते हैं वह सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, ओनली इन मैमल्स। लीवर के नीचे गोल ब्लैडर पाया जाता है, जो यकृत से संश्लेषित पित्त रस को स्टोर करने का। अब जैसे गोल ब्लैडर जो होता है हमारा पित्ताशय, उसमें किसी प्रकार के हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, बस जो लीवर जो पित्त रस संश्लेषित करता है उसका बस स्टोर करने का काम करता है। अब जो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। अब जो लीवर है यानी जो यकृत है उसका काम क्या क्या होता है, पित्त रस का निर्माण करना यानी बाइल जूस का निर्माण करना, विएमिनीकरण, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइकोजेनेसिस, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह भी लीवर द्वारा किया जाता है। ये जो होता है उत्सर्जन में भी सहायक होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, निराविशीकरण, हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या होता है, तो जो रक्त को पतला करने वाला कारक होता है हमारे शरीर में, रक्त को पतला करने के लिए हिपेरिन पाया जाता है। और एंटीजन्स को नष्ट करना, जैसे हमने देखा था कुफ्फुर सेल पाई जाती है, इसमें जो एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी संरचना पढ़ी। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी या कार्य की पढ़ने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।